मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून। क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तुमसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिए है, और जो भलाई करो बेशक अल्लाह इसे जानता है। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुजुर्ग बरतरी वाला है। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज रमज़ानुल मुबारक की 3 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 27 अप्रैल 2020 पीर का दिन है। दिखा दिखा के किए काम खूब इतराए, किसी की बात बने या ना बने अपनी बन जाए। मदद हो या फिर हो इनायत, दिखावा हो मकसूद, तुम ही कहो भला फिर वो कैसे फला पाए। इंसान नेकी का कोई भी अमल करते वक्त ये इरादा कर ले कि लोग मुझे ये अमल करते वक्त देखें और मेरी तारीफ़ करें, तो फिर ये रियाकारी कहलाती है। कहते हैं वो नेकी जिसका गवाह अल्लाह के सिवा कोई ना हो, वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल और पसंदीदा है। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ात एहसान जिताकर और दिखावा करके मत करो, वरना तुम उस शख्स की तरह बर्बाद हो जाओगे जो माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। और ना वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और रोज़े क़यामत पर ईमान नहीं रखते। उनकी मिसाल एक ऐसे चिकने पत्थर की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, फिर उस पर ज़ोरदार बारिश हो तो फिर वो वही सख्त और साफ़ पत्थर की तरह ही हो जाता है। सो अपनी कमाई में से ऐसे रियाकारों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और अल्लाह
काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। ये सूरह बकरा के अंदर था, उसका तर्जुमा था जो मैं आपसे शेयर कर रही थी। बस मैं इतना कहूँगी कि हम सबको अपने अमाल जो हैं वो बेहतर करने चाहिए और नेकी ज़रूर करनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि नेकी करते वक्त हमारी नीयत जो है वो बहुत साफ़ सुथरी हो, उसमें कोई ऐसी बनावट ना हो जिसमें ये ना हो कि हम दूसरों को, सिर्फ़ आम लोगों को या दूसरे लोगों को दिखाने के लिए नेकी कर रहे हैं। बशर अमाल कर अच्छे, तेरे उक़बा में काम आए। वहाँ जन्नत नहीं मिलती, यहाँ से साथ जाती है। कोरोना वायरस से दुनिया भर को दरपेश मसाइल में से एक मुआशी मसला भी है, और पाकिस्तान में गुर्बत की सतह से नीचे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको साहिब हैसियत हज़रात की इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि दिहाड़ीदार तबका जो है वो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गया है। ऐसे में बहुत से दिखावे की नेकियां नज़र से गुज़रती हैं। उसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर उलमा कराम से जानेंगे, मगर इससे पहले आलमी वबा पर बात कर लेते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त मैं कहना चाहूँगी डॉक्टर वसीम अज़ीज़ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, डिवीज़न ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। जी शुक्रिया रीमा, मुझको बुलाने का अपने प्रोग्राम में। जी डॉक्टर साहब, मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त आप लोग किस तरह के क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। बीइंग ए डॉक्टर आप पेशेंट्स को भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, तो ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है जिसका सामना हम सबको करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला आपसे सवाल कि इस वक्त आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक है और सब लोगों पर रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। रोज़ा रखने से इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक भी हो जाता है क्योंकि हम सारा दिन खाते नहीं। तो मुझे ये बताइए, कोविड-19 के लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो इन दोनों चीज़ों में कैसे हम तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखें? जी रीमा, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि ये माह रमज़ान है और इसमें बहुत लोगों को ये ख़तरा होता है कि रोज़ा रखने से क्या उनका क़ुव्वत मुदाफ़अत और इम्यूनिटी कम तो नहीं हो जाएगी और उससे उनको इन्फेक्शन लगने का ज़्यादा ख़तरा है। तो थोड़ा सा मैं इसको अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा कि जो फास्टिंग स्टेट है और जो फेड स्टेट है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको अगर थोड़ा सा मैं इजाज़त दें तो मैं डिस्क्राइब करूं तो थोड़ा सा ये उनको इसमें फ़ायदा होगा। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसमें जिसको हम फेड स्टेट कहते हैं, तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंसान अब्सॉर्ब करता है और फिर ग्लूकोज जो है उससे ज़्यादा हमारी एनर्जी ली जाती है और इंसुलिन जो है वो बढ़ती है और वो हमारे ग्लूकोज को हेल्प करती है और जितनी बच जाती है वो एनर्जी वो फिर स्टोर हो जाती है। जो फास्टिंग स्टेट है उसमें ये स्टोर्ड एनर्जी जो है उससे हमारी जिस्म जो है और ब्रेन और बाकी जो हैं ऑर्गन्स वो उससे एनर्जी लेते हैं। तो बुनियादी फ़र्क ये है कि जो इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाता है और बॉडी जो है वो एक कंजर्वेटिव स्टेट में चली जाती है, एक दफाई उसका बन जाता है। और उस कंजर्वेटिव और रीजनरेटिव स्टेट में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो पुराने सेल्स हैं जो हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट हेल्प करते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। बॉडी जो है वो एनर्जी उनसे हासिल करती है। उससे क्या दो फायदे होते हैं, एक तो वो जो पुराने सेल्स हैं जिनमें इतनी ताकत नहीं होती इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल्स को मौका मिलता है कि वो बने और जो नए और अच्छे सेल्स होंगे जो जिनमें ज़्यादा सलाहियत होगी इन्फेक्शन से लड़ने की। और ये चीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वो कीमोथेरेपी कैंसर पेशेंट्स के ऊपर भी ये रिकमेंड करते हैं कि जब वो कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है तो उसको रीजनरेट करने के लिए, वापस लाने के लिए
वो रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स को कि वो भी फास्टिंग करें। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा और एक दो सवालों को ऐड करना चाहूँगी। आप मुझे बताइएगा कि चूँकि माह मुबारक है और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो इस बाबरकत महीने से मुस्तफ़ीद ना हो सके, तो वो लोग जो इस वक्त जिनको माइनर कोविड-19 की शिकायत है, क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं? और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, अगर खुदा न खासा उनमें से किसी को होता है तो क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं? तो ये क्या इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा बच्चे पर या उनकी सेहत पर? जी, तो बिल्कुल आपका सवाल अहम है। तो रमज़ान में कोई ऐसी बात नहीं है, रोज़ा रखने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है तो हमें कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल आपकी कोई और सेहत में कोई और आप हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। अगर एक मरीज़ जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुकी है तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि वो ना रखें रोज़ा, जिनको ऑलरेडी एक्टिव इन्फेक्शन है, क्योंकि दवाएं लेनी है, हाइड्रेशन लेनी है, तो उसमें तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन में रिस्क है कि वो बच्चे को ये हो सकता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि कोविड-19 का जो ये जर्म है ये सबसे ज़्यादा लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। आप मुझे बताइएगा कि स्टमक पर इसका कितना असर होता है? जी, तो ये बहुत सारे लोग आम आवाम और डॉक्टर हजरात को भी ये जानना ज़रूरी है कि तकरीबन 25 से 50% लोग जो हैं इस मर्ज से जो इन्फेक्शन होती है उनको पेट की बीमारी से स्टार्ट होती है। जी डॉक्टर साहब, मैं सॉरी एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी ताकि आप एक ही दफ़ा मुझे बता दें कि जिनको अल्सर हो तो क्या ये जर्म जो है उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है? प्लीज़ जी कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, अल्सर से इसका नहीं है, अल्सर पेशेंट्स को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे जो चीज़ जानने वाली है, ज़रूरी है, वो ये है कि 25 से 50% तक लोग जो हैं उनको स्टमक की, पेट की बीमारी से ये स्टार्ट हो सकती है, जिसमें पेट दर्द, डायरिया, लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग, और एक बहुत ही पेक्यूलियर एक इस मर्ज की, इस इन्फेक्शन की अलामत है कि सडनली लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। वो किसी और डिजीज़ में ऐसे नहीं होता कि फ़ौरन ही आपको एकदम सूंघने की हिस्स और चखने की वो ख़त्म हो जाती है। सो अगर ये बहुत ज़रूरी सिम्टम्स हैं जिनको जानना चाहिए मरीज़ों को, और वो फ़ौरन अपने डॉक्टर्स को रुजू करना चाहिए, क्योंकि वो फिर इनकी बीमारी बढ़ेगी और उससे पहले ही वो बेहतर है कि वो डॉक्टर्स को रुजू करें। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये वायरस जैसे कि सुनने में आया है कि 3 से 4 दिन हमारे गले में रहता है, उसके बाद ये पेट में जाता है, तो इसमें कितनी सदाकत है? और पेट में जाकर ये क्या पेट के बाकी ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करता है? जी, तो पेट में ज़्यादा डैमेज इसका जो आंत, बड़ी आंत है, उसमें ज़्यादा डैमेज के रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें वो कोलाइटिस जिसको बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म में, जो कि जो झिल्ली है बड़ी आंत की, उसको वो डैमेज करता है। अच्छा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं वो लिवर के जो पे भी असर करता है वायरस, और लिवर एंजाइम्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो लिवर फेलियर में नहीं जाता मरीज, लेकिन उसके लिवर एंजाइम्स जो हैं वो हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब, आप सब ऑर्गन्स का जिक्र करें तो बता दीजिए कि हार्ट पर कितना इफेक्ट करता है ये? जी, हार्ट पे इसके काफ़ी असरात आ रहे हैं। एक तो जिन लोगों को पहले से हार्ट का है, कॉरोनरी डिजीज़ है, उनमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हार्ट के मसल में ये जाता है वायरस और मायोकार्डाइटिस करता है। और जो नई चीज़ हम देख रहे हैं, और क्योंकि ये रोज़ाना हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें खून जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। ये जब इन्फेक्शन होती है तो खून जो है वो जम जाता है, तो हार्ट की जो शरेयानें हैं और जो ब्रेन में शरेयानें जा रही हैं, उनमें ये देखने में आ रहा है कि यंग मरीजों में जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि उनकी शरेयानें तंग थी, उनमें खून जम जाता है और उनको स्ट्रोक हो रहा है और उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो अब रिकमेंड कर रहे हैं कि जो ही ये मरीज आते हैं
उनको खून पतला करने वाली दवाइयों पे डाल दिया जाता है फौरी तौर पर। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि बताइए इस वक्त अमेरिका में क्या सूरत हाल है, और आप प्लीज़ हमारे तमाम देखने वालों को एक दफ़ा आप भी एडवाइस कीजिए कि उनको किस तरह की एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे इस माह मुबारक में। आपको पता है कि घर में पकौड़े, समोसे, इस तरह की बहुत ऑयली चीज़ें जो हैं वो खाई जाती हैं, तो किस तरह से हम एहतियात बरतें? जी, तो पहला सवाल आपका जो है, इस वक्त कंडीशन अमेरिका में जो चंद स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट, मैसाचुसेट्स, उनमें तो इस वक्त आपको पता है बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, और पूरे अमेरिका में वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। केसेस जो हैं वो मिलियन 10 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। सो अभी इस हफ्ते में कुछ जगहों पर थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है, मरीजों की हॉस्पिटल एडमिशन्स कम हो रहे हैं, और ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी वबा पे कंट्रोल है। जो इन्फेक्शन आई एम श्योर लोगों को पता ही है, काफ़ी आप मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, तो ये 3 जगहों से इन्फेक्शन जाती है, गले से, नाक से और आंखों से, और उनका मेन जो है वो हाथों से जब हम टच करते हैं तो उससे वो इन्फेक्शन जाती है, और या फिर जब ड्रॉपलेट्स हैं उससे जाती है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हाथ धोएं, कॉमन सेंस यूज़ करें, हाथ धोएं बार बार, और क्योंकि माह रमज़ान है तो इसमें तो हम वुज़ू वगैरह करते हैं तो वैसे भी सफाई होती है, लेकिन जो खाने की डाइट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, वो जो सब्जियां और फल, विटामिन सी, और स्लीप बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी सी हल्की सी एक्सरसाइज, ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बरकरार रहे और इस इन्फेक्शन से आपको रोके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं पूछना चाहूँगी जाते जाते आपसे फिर एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि इफ्तार से सहरी के वक्त कितनी क्वांटिटी में हमें पानी पीना चाहिए जो हमारे स्टमक के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो? जी, पानी की जो है वो हमेशा, इवन जब हम रोज़ा नहीं भी रखते तो बहुत लोगों में कमी होती है, वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो कम से कम जो है रिकमेंडेड जो है वो 2 गिलास सुबह सहरी पे और 2 गिलास कम से कम अफ्तारी में ज़्यादा पी सकते हैं। सहरी में ज़रा मुश्किल होता है तो अफ्तारी में ज़्यादा पी सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी एडवाइस जो है वो हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। आई होप कि लोग इसको सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे और इसको बाकी तमाम लोगों तक स्प्रेड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी साहब। जी, इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा सेलिब्रिटी लाउंज में हमारी एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मेहमान होगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बराने रहमत के आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में शोबिज़ का एक ऐसा वर्सटाइल आर्टिस्ट है जिसे टीवी पर देखने वाला हर बच्चा, बूढ़ा और हर तरह का एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग 3 दहाइयों से जानते हैं। न सिर्फ जानते बल्कि बहुत प्यार भी करते हैं। इनका फ़नी करियर जो है वो माशाल्लाह इतनी कामयाबियां समेटे हुए हैं अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से कि जिसकी मिसाल कम मिलती है। इन्होंने गुज़िश्ता 3 दहाइयों से लोगों के दिल मोह लिए। पिछले 10 सालों से बुलबुले में अपनी बेहतरीन कॉमेडी परफॉर्मेंस की वजह से लोगों को महफूज करने वाले बासलाहियत राइटर, डायरेक्टर और एक्टर नबील। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नबील, ये मुझे आज पता चला कि आप राइटर भी हैं। नहीं, मैं राइटर उस तरह नहीं हूँ, मैं कॉन्सेप्ट डिवेलप करता हूँ, स्क्रिप्ट नहीं लिखता। अच्छा, स्क्रिप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट डेवलप करना भी उसी लिखारी के ज़ुमरे में आ जाता है। जी, बस थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट जो मेरे अपने हैं वो मैंने डेवलप किए हुए हैं। मतलब ये अदाकारी के अलावा भी आपके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट है। जी, डायरेक्ट भी करता हूँ। अब ये सीज़न 2 जैसे बुलबुले का है तो ये मैं खुद ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, पहले कौन डायरेक्ट कर रहे थे? पहले राना रिजवान कर रहे थे, वो फिर उनकी कोई पर्सनल मसरूफियत थी, वो उन्होंने छोड़ा,
फिर मैं ये सीज़न 2 में खुद ही कर रहा हूँ। अच्छा, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर पहले ये मुबारक। बताएं, आप लाहौर से बाय रोड आए कराची? जी, मैं ये पहले 3 दिन में पहले मेरे जो सेलिब्रिटी लाउंज में गेस्ट हैं जिन्होंने ये सवाल किया, अच्छा। और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं बाय रोड आई। हाँ। और कोविड-19 के सूरत हाल के बीच में आप सोचिए कितना लंबा सफ़र करना, I know, रास्ते में आप कहीं रुक नहीं सकते। Exactly. अगर हाथ मुंह धोना हो तो वो भी कितनी एहतियात से काम लेना होगा, खाने पीने के हवाले से कितनी एहतियात। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल बस सही। सोचे कि ये कराची वालों की मोहब्बत में मैं बाय रोड आ गई। नहीं, ये पब्लिक के साथ आपकी मोहब्बत है कि आप अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर रही हैं और शो कर रही हैं, और फिर ये कि इस बहाने इंटरटेनमेंट भी चल रही है, साथ साथ अवेयरनेस भी चल रही है, तो ये सारा काम मिक्स करके कर रही है, तो ये बड़ा और अच्छा काम है। यही है, मुझे लगता है नबील के यही मोहब्बत का जो रिश्ता है कि हम किसी से अच्छी बातें सीखें और जो हम लोग सीखें वो दूसरों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात। अमल करना ना करना, असर होना ना होना, यह हर इंसान की अपनी फितरत और पर्सनालिटी पर है। Exactly, और इसके दिल की बिल्कुल सही अपनी सही। सच्चाई और प्योरिटी पर भी है। Yeah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़े माशाल्लाह कितने अरसे से रख रहे हैं और लगातार रखते हैं या गैप आता है बीच में? नहीं, गैप नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आता, कोई बहुत शदीद बीमारी से आता है, अदरवाइज नहीं अल्लाह ना करे। आता। और बहुत अरसे से, काफ़ी अरसे से मुझे याद यही पड़ रहा है, तब वो बल्कि आदत में शामिल है कि बल्कि मुझे याद पड़ रहा है कि एक दफ़ा एक बहुत मुझे सफ़र, हालांकि आसानी है और अल्लाह जो आसानी दे उसको अवेल करना चाहिए, जैसे कुछ सफ़र का है या कोई ऐसा मामला है, तो मैंने एक दफ़ा पिछले कुछ दिनों में 2-3 रमज़ान पहले एक रोज़ा मेरा मिस हो गया। वो मुझे बड़ी उलझन हुई क्योंकि वो आपका इतना अच्छा फ़्लो बना होता है ना, और रमज़ान का जो एटमॉस्फेयर है इस दफ़ा थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर को, क्योंकि उस तरह नई चीज़ें, लेकिन यार जिंदा सोबत बाकी। हाँ, कि ये मामला भी मैं कल अपने बच्चों से बात कर रहा था कि कुछ अरसे बाद, क्योंकि उनको सभी डिस्टर्ब हैं क्योंकि ऑब्वियसली, तो मैं उनसे कह रहा था कि देखो मैंने भी पेंडेमिक नहीं देखा हुआ, 100 साल पहले सुनने में आया था, तो मुझे भी नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है। एक महीना 1.5 महीने से घर पे बंद हैं और बच्चे बार बार दोस्तों से मिलना चाह रहे होते हैं, उनको मना करना, नहीं कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, तो एक उनके लिए भी मुश्किल है, मेरे अपने लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये कि वो उनको मैं ये कह रहा था कि देखिए इंशाल्लाह टाइम का सबसे अच्छी बात ये है जो टाइम की है वो कि वो रुकता नहीं है। हाँ, अच्छा हो बुरा हो गुजर जाता है। तो मैं उससे यही कह रहा था कि कुछ दिनों बाद हम बैठे ही बात कर रहे होंगे, देखा याद है कि वो 1-1.5 महीना 2 महीने हम कैसे घर में बैठे थे, क्या क्या घर में। अच्छा, एक चीज़ तो देखिए, कुछ जैसे इस पेंडेमिक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, खाने को नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि लोग दोबारा फैमिली से जुड़ भी गए हैं, घर को टाइम भी दे रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि घर को टाइम देने के दौरान बहुत अरसे के बाद बेगम के साथ इतना ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला, क्या उनकी भी यही जज्बात और एहसासात हैं जो आपके हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसे ही नजर आता है। दिल के हाल अल्लाह जाने, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हूँ, लेकिन ऐसे ही है ऑब्वियसली। मैं शुरू में तो ऐसा हुआ कि बड़ा वो हर तरफ ही ऐसा हो रहा था कि यार वो खाने बना रहे हैं, अच्छा चलो बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, ये करते हैं। वो 3 दिन तो 4 दिन तो किया, उसके बाद लगा नहीं यार ये ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देती हैं, हम किचन में जाके ज़्यादा वो शोर ही मचा रहे होते हैं, अच्छा ये कर लो, ख़वातीन ज़्यादा अच्छा कर रही होती है। वैसे बेगम खुश है कि आप बहुत अरसे के बाद इतना खूबसूरत टाइम उनको दे रहे हैं? एग्जैक्टली, जैसे आप जानती हैं पहले एक चैनल में थे तो बिल्कुल ही टाइम का नहीं था, तो उसके बाद फिर वैसे रूटीन में ना मेरी आदत है, मैं अगर बहुत कोई मेरी शूट्स ना हो, काम ना हो, तो मैं घर पे मुझे ज़्यादा, बल्कि बेगम कई दफ़ा मुझे कहती है कि यार आप बोर नहीं होते। मैं कहा नहीं यार मुझे आदत है कि मैं घर पे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, अपने कमरे में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बच्चे आपकी बात सुनते हैं अगर मना कर दें? क्योंकि बच्चों का इस वक्त जो वो शायद उतनी उस तरह से महसूस नहीं कर रहे होंगे कि ये किन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हैं। देखिए एज बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, हम सब उस एज में से गुजरे हुए हैं। जैसे आप थोड़ी सी यंग होना शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि मौसम, बहार, खिज़ां, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है ना। मुझे लगता है आपके लिए वक्त अभी भी रुका हुआ है। नहीं आपका ऐसे ही, मैं वो समटाइम लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ यार खुदा का नाम मानो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अब तब थे कभी, ऑब्वियसली टाइम जो है वो एक मैटर तो करता है ना। बिल्कुल। तो बच्चों को रोकना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, उनको समझाना। मैं तो मुझे आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ डायलॉग्स किए जाएं,
बताया जाए कि भाई ये है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा बार बार कि आपको रोका जाए, ये ना करें, बाहर ना जाएं, छत पे चलते हैं, वॉक कर लेते हैं, यही करने का, गाड़ी में नहीं बाहर निकलना ज़्यादा, लेकिन मुश्किल तो है। बट नबील, महसूस नहीं होता कि काश जो वक्त गुजर गया है, जिसको अब हम याद करते हैं, वो वक्त वापस आ जाए या वहीं रुक जाता, धुआं वाला और वो दौर जो है वो हाँ, वापस नहीं, आ तो जाए आदमी या वहीं देखिए, रुक जाए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हम थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर ले तो बेहतर होता है कि आप जिस वक्त में हो उसको एंजॉय कर ले। हमारा अलमिया ये है कि हम जब जवान होते हैं तो हम बचपन को याद करके रो रहे होते हैं, सही। जब हम थोड़ा सा बूढ़े होते हैं तो जवानी के लिए रो रहे होते हैं। मुझे लगता है हर टाइम का अपना प्लेजर है। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होता है जो आपको बचपन का अच्छा लगता है कि कोई टेंशन नहीं है, ना कोई रिश्तों का बंधन है कि जी फलाना नाराज़ हो जाएगा, फलाना नाराज़ हो जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से जी रहे होते हैं। फिर जैसे आप थोड़े से आते हैं, जवान होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फिर और चीज़ें, देन आप फिर शादी, बच्चे, तो बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है हर चीज़ का अपना एक प्रोटोकॉल है, आप उसको अगर एंजॉय करते जाएं तो अच्छा लगता है। लेकिन ऑब्वियसली जो गुजरा हुआ टाइम है वो आदमी मिस तो करता है। मिस को कितना मिस करता है ये मैं पूछूंगी, ब्रेक के बाद लेंगे जी। इस वक्त छोटा सा ब्रेक, और ये भी पूछेंगे कि किस किस को मिस करता है। छोटा सा रमज़ान ब्रेक। में ना पूछिएगा।